नमस्ते। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे आज के दोनों मुख्य अतिथि आदरणीय जनरल मुकुंद नरवणे और आदरणीय एयर चीफ मार्शल भदौरिया जी पधार चुके हैं। मैं आग्रह करता हूं लेखक द्वय से, श्री संजय जी से और श्री मुकेश कौशिक जी से और पीयूष जी से, कि कृपया आप मंच पर उनको सुशोभित करें ताकि हम कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। आइए सर। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ सैन्य पत्रकार एवं संपादक श्री मुकेश कौशिक तथा श्री संजय सिंह द्वारा लिखित हिंदी व अंग्रेजी में 2 पुस्तकों भारत चीन LAC टकराव और दूसरी है IAF स्ट्राइक्स एट 0328 आवर्स का लोकार्पण पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के करकमलों से यहाँ संपन्न हो रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया उपस्थित हैं। मैं करतल ध्वनि से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन साहब को भी आना था, परंतु वे कल ही कोविड से प्रभावित हो गए, इसलिए वे नहीं आ पाए। मैं उनकी उपस्थिति को हम लोग मिस कर रहे हैं। मैं हृदय से मंचस्थ सभागतों का, लेखक द्वय का स्वागत करता हूँ और इस सभागृह में उपस्थित लेखक, पत्रकार, समाजधर्मी आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आपके आगमन से हम प्रसन्न हैं और उत्साहित हैं। सन 1971 के युद्ध के महानायक तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल सैम मैनेक्शॉ का स्वागत और सम्मान हमारे पिताजी श्री श्याम सुंदर जी ने किया था और हमारे द्वारा सैन्य विषयों पर प्रकाशित पुस्तकें उन्हें भेंट की थी। अवर गैलेंट जनरल्स, हमारे बहादुर जनरल सेनानी आकाश के, हमारे परमवीर, इस प्रकार की पुस्तकें हमने 1971 के युद्ध के बाद प्रकाशित की थी। आज इतने वर्षों बाद एक अवसर ऐसा आया है कि हमारे 2 सैन्य प्रमुख यहाँ मंच पर विराजमान हैं। मैं आग्रह करता हूँ पीयूष जी से कि आएँ, स्वागत करें सर्वप्रथम आदरणीय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब का। पुस्तक संस्कृति विकसित हो, इसलिए हम पुस्तक संच से स्वागत करते हैं अपने अभ्यागतों का, ताकि पुस्तकों का प्रकाश आलोकित हो। आदरणीय एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब का अंतर्मन से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के उत्सव के केंद्र बिंदु लेखक श्री मुकेश कौशिक जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं पुस्तक संच देकर, और श्री संजय सिंह जी का, जिनके कारण से यह पुस्तकें लिखी गई, इसलिए वे हमारे इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं। अंतर्मन से स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, प्रभात प्रकाशन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। हम लोग प्रयास करते हैं कि समाज में सकारात्मकता उत्पन्न करने वाली, भारत बोध जागृत करने वाली, हमारे पराक्रम, पौरुष और आत्मसम्मान को रेखांकित करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करें। मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूँ, प्रभात प्रकाशन के निदेशक हैं, पीयूष जी आएँ और स्वागत उद्बोधन दें। नमस्कार। उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभात प्रकाशन का ये गौरव है कि आप सभी लोग इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं आज स्वागत करता हूं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे जी का। हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें समय दिया। हम गौरवान्वित हैं सर आपके यहाँ उपस्थिति से। आज के विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी भी, आप भी आए हैं सर, आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दोनों लेखक द्वय श्री मुकेश कौशिक जी, एक श्री संजय सिंह जी, आप डिफेंस के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने ये पुस्तकें बहुत मनोयोग से लिखी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह पुस्तकें, 2 पुस्तकें इंग्लिश और हिंदी में जो लिखी गई हैं, ये आज के समय के लिए परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत रोचक तरीके से भी लिखी गई हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हैं और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है। आज का यह आयोजन भारतीय सेना बलों के पराक्रम और शौर्य का जयघोष करने का भी शुभ अवसर है। हमारे वीर जवान और अफसर विषम परिस्थितियों में भारतवर्ष की
सीमाओं की रक्षा करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। हम उनके जज्बे को नमन करते हैं और प्रभात प्रकाशन ने हमेशा से वीर सपूतों की शौर्य गाथा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है और हम आने वाले समय में भी ऐसे पुस्तकें प्रकाशित करते रहेंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष जी। मित्रों, भारतवर्ष की स्वाधीनता के बाद से निरंतर शत्रुओं ने हमारी सीमाओं पर अपनी कुदृष्टि लगाए रखी और अपने अनैतिक और पाशविकता से हमारे देश में अराजकता फैलाने के कुत्सित प्रयास किए, पर हमारे वीर जाबाजों के पराक्रम से उन्होंने हमेशा मुँह की खाई। पाकिस्तान और चीन निरंतर हम पर आक्रमण करते रहे। उनकी कायरतापूर्ण आतंकवादी करतूतों ने लगातार हमारी अस्मिता पर आघात किए, पर हमारे रणमाकुरों ने उनका प्रत्युत्तर दिया, प्रतिकार किया। फरवरी 2019 में आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारे 40 वीर जवानों की नृशंस हत्या कर दी। भारत के राजनीतिक और सामरिक नेतृत्व ने इस आघात का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी कैंपों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। भारतीय वायुसेना और थल सेना का यह पराक्रम अद्वितीय था, पर देश में ही कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। पुस्तक IAF स्ट्राइक्स एट 0328 आवर्स पाकिस्तान में बालाकोट के जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हवाई हमले के बारे में कई नए खुलासे लेकर आई है। चीन लगातार हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और घुसपैठ की नाकाम कोशिश भी। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच LAC पर सैनिकों का आमना सामना हुआ। यह पुस्तक LAC पर तनातनी शुरू होने से पहले की सच्चाई, गलवान की खूनी रात और कैलाश रेंज पर भारतीय सेना की तैनाती का बहुत सटीक विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तकें इन ऑपरेशंस का बहुत सरल शब्दों में दृष्टांत प्रस्तुत कर आम जन को इन विषयों के बारे में परिचित कराती हैं। यह आधिकारिक स्तर पर दिए गए वक्तव्यों, सैन्य तैनाती से जुड़े शीर्ष अधिकारियों और संसद से लेकर राजनीतिक बैठकों तक के विचार विमर्श का विवरण प्रस्तुत करती हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री मुकेश कौशिक ने IIMC से पत्रकारिता के में डिग्री हासिल की। वे कई संस्थाओं में संपादक के पद पर नियुक्त रहे हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी किया है। लेखन के साथ साथ उन्हें यात्रा का भी बहुत शौक़ है। उन्होंने अनेक दुर्गम यात्राएं भी की हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ और अपना लेख्य वक्तव्य दें। श्री मुकेश कौशिक जी। प्रभात जी और पीयूष जी, इतना बड़ा मंच मैंने बहुत बार देखा, लेकिन अपने लिए कभी नहीं देखा था, तो थोड़ा सा ओवरवेलम्ड हूँ मैं। कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आता, क्योंकि दो ऐसी विभूतियाँ मंच पर मौजूद हैं जिनके सामने मैं सिर्फ हाथ उठा के सवाल ही पूछता रहा हूँ, और जब नंबर आया है तो उन्होंने भरपूर अच्छे आंसर में पूरा मुझे संतुष्ट किया है। मैं वास्तव में आभारी हूँ एयर चीफ मार्शल भदौरिया जी का। वो सिर्फ इस पुस्तक की वजह से ही नहीं, क्योंकि उनके बहुत इनपुट इस पुस्तक में हैं, और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी का, और उनसे कई बार इस पुस्तक को लेकर औपचारिक अनौपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सवाल हुए हैं। अपने मित्र संजय सिंह का, जिनसे मैं 2.5 दशक पत्रकारिता में और डिफेंस की जर्नलिज्म में हूँ, और सामने तो जो विभूतियाँ बैठी हुई हैं उनमें से हर एक का नाम तो लेना मुश्किल है, लेकिन वो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। हमारे बीच में, बहुत बीच में मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप आए, आगे कम से कम सीट लें, लेकिन वो आ नहीं रही हैं। ताइवान कल्चरल सेंटर की प्रतिनिधि, और कल्चरल सेंटर, वी कॉल इट कल्चरल सेंटर बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट given a status to Taiwan, so she is more or less ambassador of Taiwan here. Alison Chow and Eric Sao, I would request her to come forward and take her seat forward at least. Alison, please come. Taiwan is a country which is facing as big threat as we have been facing from Eastern Commander, but I had requested her to be my guest, but she refused and said, oh, I will come as a friend of yours, and nothing more than that.
I accepted because her presence for us was important, not her views. So thank you, Alison, for coming. मेरे डिफेंस के बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं. किसके नाम गिनाऊँ? राजीव रंजन हैं, भाटिया जी हैं, पीछे इतनी कतार है कि जो प्रेस क्लब के ट्रेजरर यहाँ मौजूद हैं. सबका प्यार हम लोगों को मिलता रहा है. वाह. ये किताब लिखने की और जो संजय जी के साथ लिखी है, मैं चाहूँगा कि IAF एट स्ट्राइक्स एट 0328 आवर्स, ज़्यादातर संजय ही उस पर बात करें. जो मैंने सिंगल हैंडेडली इंडिया चाइना LAC टकराव पर लिखी है, उस पर मैं बात करूं. कोशिश ये थी कि और 15-20 दिन पहले से इस पुस्तक का फॉरवर्ड लिखने वाले जनरल नरसिम्हन, जो चाइना में डिफेंस अटासे रहे हैं और इस समय कंटेम्प्रेरी चाइना स्टडीज़ ग्रुप के डायरेक्टर जनरल हैं MEA में, उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना लिखी है और किताब पढ़ी भी पूरी है. उन्होंने ही सबसे पहले अपनी सहमति दी थी कि मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा, लेकिन सबसे पहले सुबह उनका मैसेज आया कि आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव कोविड, सो आई हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ. उनकी कमी हमें अखर रही है, और इसलिए भी अखर रही है क्योंकि जनरल नरवणे और एयर चीफ मार्शल भदौरिया उनके अच्छे मित्र हैं और वो भी उनकी वेट कर रहे थे. खैर, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. मैं किताब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर कुछ होता तो मैं उस किताब में लिख देता. मैं उसको बकाया अपने पास बोलने के लिए न रखता. तो जो कुछ था मैंने किताब में लिख दिया है. लेकिन बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहूँगा. मैंने जनरल नरसिम्हन से भी बात की थी कि ये फेस ऑफ चल रहा है इस पर, और ऑन गोइंग फेस ऑफ है ये, क्या इस पर किताब लिखना ठीक रहेगा? तो उन्होंने ही मुझे समझाया कि मुकेश, ये चाइना का जो फेस ऑफ है ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी निपटने वाला नहीं है, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि समद्रोंगचू का एक विवाद है, 7-8 साल चला था, तो कब तक वेट करोगे? भी ये कि चाइना के साथ जो ये विवाद है, जो ये फेस ऑफ है, वो डिफरेंट नेचर का था. 2002 में मैंने डिफेंस जर्नलिज्म शुरू किया. उसके बीच में 2007 में, 2013 में, 2016 में चाइना के साथ जो फेस ऑफ हुए हैं उसको हम लोगों ने देखा, पर ये थोड़ा डिफरेंट था. 2013 का जो फेस ऑफ चला था उसमें मुझे ये अफसोस है थोड़ा सा कि हम लोग वो टफ स्टैंड नहीं ले पाए थे जो लेनी चाहिए थी. पता नहीं क्यों हम लोग चाइना वर्ड बोलते हुए घबराते रहे हैं, और चाइना हमको, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे मीडिया को भरपूर इस्तेमाल करता रहा है. अपने मीडिया को तो वो कुछ नहीं देता है और उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन चाइना की पूरी कोशिश ये होती है कि हमारे मीडिया को भी इस्तेमाल करके ले जाए, हमारे विपक्ष को भी इस्तेमाल करके ले जाए, हमारी डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करके ले जाए, हमारे जितने भी बीच में NGO छोड़ के पैसा पंप कर सकता है उसको इस्तेमाल करके अपने पक्ष में माहौल बना के ले जाए. और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि बिना लड़े ही हमको वो पराजित कर दें. 2020 में जो ये फेस ऑफ शुरू हुआ, और मुझे वास्तव में गर्व है इस बात का कि जिन जनरल नरवणे के सामने फेस ऑफ शुरू हुआ था, उनके ही सामने चाइना को शर्मसार होकर लौटना पड़ा. और डिसएंगेजमेंट में मैंने कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, चेहरे पर कुछ शिकन नहीं थी, बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते हुए वो जवाब देते थे. कई पत्रकार हैं जो इस बात की शिकायत करते रहे कि हमें वो बताया नहीं जा रहा है आर्मी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो बताया जाना चाहिए. समटाइम नॉट टेलिंग समथिंग ऑल्सो क्रिएट कन्फ्यूज़न, और एडवर्सरी उसका फ़ायदा उठाता है.
लेकिन मुझे मेरा डिफरेंट अनुभव रहा है। आर्मी ने हमें वो सब कुछ बताया जो बताया जाना चाहिए था, वो सब कुछ बताया जो छपना चाहिए था, और जो नहीं छपना चाहिए था उसके लिए बता भी दिया कि ये ठीक है लेकिन इसको छापिए मत, ये बिल्कुल गलत है, इसको छापिए मत। जो कुछ आपके सामने आया है वो बिल्कुल सच है। जो भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से सामने आया वो एकदम सच है। पिछले कॉन्फ्रेंस में, और मैं स्पेशली गया था इस वजह से कि ताकि मैं बुक भी लिख रहा था तो मुझे दिलचस्पी थी जनरल नरवणे से मिलने के लिए, और मैंने अपने सवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछा था ताकि मैं अनौपचारिक रूप से उसको बात कर सकूं। और हम जब लंच पे मिले थे तो मैंने पूछा था, सर ये बार बार कन्फ्यूज़न होता है कि चाइना चाहता क्या था, क्योंकि हम लोगों ने कई बार ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि 4-5 बार उन्होंने अलग अलग रीज़न गिनाए कि वो चाहते क्या थे, क्या चाहते थे, और हर बार कंट्राडिक्टरी बातें कहते रहे थे। तो जनरल नरवणे ने भी मुझे यही समझाया था कि हम भी जब मिलते हैं तो हमारे बीच में भी यही विचार होता है, और शी जिनपिंग की खोपड़ी में क्या चल रहा था ये वो उसी खोपड़ी को पता होगा। लेकिन उसके बाद जो ऑफ रिकॉर्ड बातें हुई मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो अपना मुझे लगता है, और इतने ज्ञानवान लोगों के बीच में बैठ के जो मुझे लगा और जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड समझाया, उसके हिसाब से हमको लगा कि चाइना के 3-4 ऑब्जेक्टिव बहुत साफ थे। पहला ये कि जो दानव, जो दैत्य उन्होंने कोरोना के रूप में छोड़ा था, जिसके वो जनक थे, और सिर्फ बनाया ही नहीं था बल्कि 30-35 लाख चाइनीज़ को टूरिस्ट के रूप में दुनिया भर में भेज के उसको फैलाया भी था। उसकी वजह से उन्होंने बिना कोई लड़ाई लड़े पूरी दुनिया को कमज़ोर किया, और जब पूरी दुनिया कमज़ोर हो गई तो वो उस गेम को जब समझ गई कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर उनके साथ हुआ है, उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भारत के साथ LAC पर तनातनी की। मुझे लगता है पहला ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरह से उस तरफ से ध्यान हटाया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी तरह से जिस LAC पर उनको, जो उनकी परसेप्शन की LAC है, हमारी परसेप्शन की LAC अलग है, उनकी अलग है, तो वो अपने परसेप्शन की LAC पर आके बैठ गए थे और चाहते ये थे कि बस यहीं पर फैसला हो जाए, जबकि भारतीय सेना, भारतीय नेतृत्व ये कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था कि वो एक तरफा ढंग से इस LAC को चेंज करें। और मुझे गर्व है सरकार पर और उससे भी ज़्यादा सेना पर कि उन्होंने पैर टिका दिए कि नहीं होगा, ये अल्टरेशन नहीं होगा, इसको आप एक तरफा ढंग से बदल नहीं सकते। पॉलिटिकली बातचीत करनी है तो करिए, उसमें आप अगर कोई बदलाव होगा, कोई सहमति होगी तो बातचीत में होगी। WMCC की वार्ताएं हुई हैं, 2,500-3 हज़ार घंटे की वार्ताएं हुई हैं, हर वार्ता 15 घंटे की हुई है, उस पर क्लोजली निगाह रखी गई है। इस पुस्तक में कोशिश ये की हमने कि उन वार्ताओं का ब्यौरा, चाइना के साथ हुए तमाम समझौते, जनरल नरवणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एयर चीफ मार्शल भदौरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनरल बिपिन रावत से मेरी कई बार बातचीत हुई, उनके औपचारिक अनौपचारिक बातें इसमें शामिल हों, ताकि राजनाथ सिंह का पार्लियामेंट्री वक्तव्य, फिर सर्वदलीय बैठकें जो पार्लियामेंट में चली, जयशंकर और राजनाथ सिंह का मॉस्को में 2+2 डायलॉग, जहां पर मॉस्को ने भारतीय नेतृत्व को एक अलग सा मंच दिया जिसमें कि हम लोग चाइना से बात कर सकें, और वहां से जो डिसएंगेजमेंट हुआ उसके आगे और पीछे के सत्य इस किताब में शामिल करने की कोशिश की है। 3 या 4 जो बहुत बड़े पायदान इस फेस ऑफ के हैं, वो पहला तो ये जो सबसे बड़ा था, गालवान की जो घटना थी, उसको हम लोगों को हिला दिया था लोगों ने, उस चाइनीज़ ने और उस 20 जवानों की शहादत ने, तो ये देश स्तब्ध था। लेकिन शायद 29-30 अगस्त की रात थी वो, जब कैलाश रेंज पर भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए कैलाश रेंज पर बैठ गए, और वो बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई थी कि जैसे पड़ोसी की मुंडेर पर हमारी जाके सेना बैठ गई हो, और उसके आंगन में झांक रहे थे हम लोग, और चाइना परेशान हो गया था। ये मास्टर स्ट्रोक था।
और इस मास्टर स्ट्रोक के संचालन के लिए मैं जनरल नरवणे और एयर चीफ मार्शल भदौरिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस मिशन का उन्होंने कहा संचालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जाके ज़रूर एक नज़ारा बदला और ये बताया कि राजनीतिक नेतृत्व उतना दब ढक कर आपके साथ नहीं है। चाइना के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ बिना चाइना का नाम लिए, जरूरी नहीं होता उसका नाम लिए जाए, उसको बताया कि राजनीतिक नेतृत्व बिल्कुल हमारी फौज के साथ खड़ा हुआ है और कोई खिलवाड़ आप न करें हमारे साथ। ये भी एक अलग डाइवर्शन था जिसको हम लोगों ने किताब में लाने की कोशिश की है। ये सब लिखने के बाद मुझे लगा कि ये सब जब तैयार हो गया तो ये किताब मैं किसको समर्पित करूं? सेना के जज्बे को, राजनीतिक नेतृत्व को, या किसको? तो थोड़ी सी मदद मेरी पत्नी ने की जो सामने बैठी है अलका। उसने कहा कि गालवान के उन शहीदों को क्यों नहीं समर्पित करते जिन्होंने अपना खून, आखिरी कतरा, एक एक इंच इस देश की सेवा, इस देश की ज़मीन को बचाने के लिए लगा दिया। तो मैंने पीयूष जी से भी कहा था कि मैं ये किताब सबसे पहला विमोचन में समर स्मारक जाकर उन्हीं के चरणों में समर्पित करूंगा। वो हो गया है और मुझे लगता है कि जो मैंने किताब तैयार की है वो उन गालवान के शहीदों को मेरी तरफ से एक विनम्र सी श्रद्धांजलि है। आपके बीच है, आप उसको स्वीकार करिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। अपनी इस लेखीय यात्रा से आपने अनेक आयाम प्रस्तुत किए जो प्रायः अनजाने रह जाते। हम आभारी हैं कि आपने पुस्तकाकार लिखकर ये सामग्री पाठकों को उपलब्ध कराई। न्यूज़ 1 इंडिया टीवी चैनल में पॉलिटिकल एडिटर के रूप में कार्यरत श्री संजय सिंह जी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित रक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम DCC का हिस्सा रहे। उन्होंने 15 वर्षों से अधिक रक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उन्होंने सशस्त्र बलों के साथ कई सीमाओं का दौरा किया है। कला, साहित्य, यात्रा वृत्तांत, समकालीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उनके लेख नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। मैं आग्रह करता हूं वे आएँ और अपना लेखीय वक्तव्य दें। श्री संजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अब मैं न्यूज़ 1 इंडिया चैनल में नहीं हूँ। सूचना थोड़ी आपको देने में मुझे पहले देना चाहिए था। और राष्ट्रीय सहारा अखबार के लिए मैंने लंबे समय तक काम किया है एज ए डिफेंस जर्नलिस्ट, 2005 से लेकर के और 2018 तक, 19 तक। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि डायस पर इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष श्री जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी विद्यमान हैं। हम उनके प्रति आभारी हैं। उन्होंने हमें समय दिया अपने व्यस्ततम समय में से और यहाँ पधारे। हम आभारी हैं पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी का, जो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। सबसे अधिक आभारी मैं प्रभात प्रकाशन का हूँ। मैं ही नहीं, मैं और मुकेश दोनों, कि उन्होंने हमारी पांडुलिपि को स्वीकार किया, हमारे स्क्रिप्ट को स्वीकार किया और छापने योग्य समझा। मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे सामने बैठे हमारे आगंतुकगण, हमारे पत्रकार साथी, हमारे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मैनेजिंग कमेटी के सदस्य, डिफेंस जर्नलिस्ट। नंदिता का नाम छूट गया था, मनोज ने, मुकेश ने देना शायद भूल गए थे, देखा नहीं होगा। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक का नाम लूँ तो कई लोग नाराज़ हो जाएंगे, जिसका छूटता है उसको दुख होता है। तो मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं IAF स्ट्राइक्स एट 0328 आवर्स किताब के बारे में बात करूँगा। यह किताब पाकिस्तान के बालाकोट
पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सफल स्ट्राइक की व्याख्या है और एक दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जिसे आप पूरी तरह सच मान सकते हैं। इसके पीछे वजह भी है, इसे कैसे सच माने। दरअसल इस किताब की प्रस्तावना उस वक्त के एयर मार्शल चंद्रशेखर हरि कुमार जी ने लिखी है, जो जिनके नेतृत्व तो कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि नेतृत्व एयर चीफ मार्शल करते हैं, लेकिन संचालन उस पूरे ऑपरेशन का एयर मार्शल हरि कुमार जी ने किया था। उस समय वेस्टर्न एयर कमान के वो चीफ थे। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से लगी जो सीमा है वो वेस्टर्न एयर कमान के दायरे में ही आती है। ये बहुत ही गजब का संजोग था उनके लिए कि जिस दिन ये एयर स्ट्राइक का वक्त चुना गया उसके 2 दिन बाद उनको रिटायर होना था। 25-26 फरवरी की दरमियानी रात ये स्ट्राइक हुआ। इसके पहले कि इस किताब में क्या खास बात है, क्यों ये प्रामाणिक है, क्यों इसमें प्रामाणिक तथ्य है, इस बात को मैं बताना चाहूँगा कि इस किताब की रूपरेखा कैसे बनी, कैसे मेरे मन में विचार आया कि मैं इस पर लिखूं। दरअसल जब एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट पे, तो राजनीतिक दलों द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा इस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। मुझे आश्चर्य होता है कि भारत जैसे देश में, जो इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ सशस्त्र बलों के पराक्रम पर कोई उंगली उठाए। राजनीतिक दलों का या सरकार का विरोध करते करते कई बार ऐसी बातें भी इस देश में हुई हैं, हो रही हैं, कि जब उस विरोध के क्रम में हमने अपने सशस्त्र बलों को भी आड़े हाथों में ले लिया। और ये छोटी मोटी घटना नहीं थी। बालाकोट पर एयर स्ट्राइक जब भारतीय वायुसेना ने किया, तो मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है, जो देखा है, मेरा जन्म 1965 का है, कि 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने पेनिट्रेट किया था दूसरे देश में। पहली बार 1971 के बाद बॉर्डर क्रॉस करके, आसमानी बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय वायुसेना ने पहली बार दूसरे देश में पेनिट्रेट किया था। पीओके में भी नहीं, सीधे दूसरे देश में। बहुत बड़ी घटना थी। और मेरा मन तब किया लिखने के लिए जब मुंबई पर जब अटैक हुआ था, आतंकवादी अटैक हुआ था। उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी और मैं रेल मंत्रालय कवर करता था राष्ट्रीय सहारा के लिए। और उस अटैक के बाद जब सीसीएस की बैठक हुई, सुरक्षा मामलों की समिति की, उसमें लालू प्रसाद यादव भी थे। बैठक के बाद कुछ दिनों बाद हमारी उनसे बातचीत हुई। रेल मंत्रालय में कवर करता था, जाहिर सी बात है कि हमारे ताल्लुकात थे, व्यावसायिक तौर पर ही ताल्लुकात थे। तो हमने उनसे पूछा कि उस बैठक में क्या हुआ। तो बड़े मूड में उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो बात बताई वो हतप्रभ करने वाली थी। हालांकि इस बात का खुलासा मैंने अपनी किताब जनतंत्र की माया में किया है, लेकिन ये वक्त है कि मैं उसका खुलासा यहाँ भी करूँ, बताऊँ। उन्होंने कहा कि उस बैठक में यह बात भी आई कि सीमित दायरे में हम पीओके में पेनिट्रेट करें। यह बात आई थी सीसीएस में कि मुंबई अटैक का बदला लेने के लिए हम सीमित दायरे में पीओके में पेनिट्रेट करें। लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने सीसीएस के इस पर एतराज किया, वे डर गए। उनका कहना था कि अगर हमने पीओके में सेना भेजी या एयरफोर्स के माध्यम से अगर हमने उन पर कुछ किया तो उनके पास परमाणु बम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वे पागल लोग हैं, उनके हाथ में परमाणु बम है और उसका वो बदला ले सकते हैं। तो इस वजह से बात आई गई, खत्म हो गई। यानी हमने मुंबई अटैक का बदला नहीं लिया, हम डर गए।
एक हवा जो पाकिस्तान ने जो खड़ा किया था इस पेनिट्रेशन के पहले तक, उसके दबाव में हमारी सरकार आ गई। लेकिन वही देश है, वही सेना है, वही भारतीय वायुसेना है, वही आर्मी है, वही नेवी है, वही कोस्ट गार्ड है। जब सरकार बदलती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। जाहिर सी बात है कि यह राजनीतिक फैसला होता है। हमारी सेना कहां तक जाए, क्या करे, कैसे करे, यह राजनीतिक फैसला है। पिछली सरकार ने राजनीतिक फैसला नहीं लिया, वे डर गए। हो सकता है बहुत सारे पत्रकार साथियों को मेरी बात थोड़ी बुरी लगे कि मैं किसी एक सरकार का मैं पक्ष ले रहा हूं या वो कर रहा हूं। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं और किसी भी दूसरी सरकार का मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। जो मैंने देखा, महसूस किया, समझा, सुना, एक डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर उस पर मैं अपनी बात रख रहा हूं, दिल से बात रख रहा हूं मैं। हमने वही दिन भी देखे और यह दिन भी हमने देखा। नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने ये फैसला लिया कि हमें पीओके नहीं, हमें सीधे पाकिस्तान के भीतर जाके पेनिट्रेट करना है, और किया उन्होंने, करके दिखाया। अब आप गिनते रहिए कितनी लाशें गिरी। क्या किसी और देश में होता है क्या ऐसा कि आप पूछें कि साहब कितने लोग मरे? मैं तो इसी से खुश हूं कि पाकिस्तान में जहाज गए। हो सकता है आप लोग भी खुश हों। हमने 25 मारे कि 50 मारे कि 70 मारे, कितने मारे, डज नॉट मैटर। हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर ये करता है कि हमने उनको बताया कि इससे आगे बढ़ोगे तो हमारे जहाज जाएंगे, हमारे फाइटर प्लेन जाएंगे, और गए। तब मेरे मन में आया कि मुझे इस पर किताब लिखनी चाहिए। किताब की कुछ पांडुलिपि मैंने तैयार भी की, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था अकेले। मुकेश से मैंने बोला, मुकेश यार मेरा मन है कि इस पर किताब लिखी जाए, जो एक प्रामाणिक दस्तावेज हो, इस पर मेहनत करना चाहिए हमें। मुकेश ने थोड़ा सा अनमने भाव से कुछ देखा, इसने कहा कि यार वो थोड़ा मूडी आदमी है। बात आई गई, ख़त्म हो गई। 1 महीने बाद फिर मैंने इसको पकड़ा। हमने कहा यार देख इतने तैयार हो गए मेरे पास, कहा चल काम करते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हरि कुमार जी को पकड़ेंगे। हरि कुमार जी तो रिटायर होकर के अंतर्ध्यान हो गए थे, क्योंकि मीडिया उन्हें ढूंढ रही थी बाइट लेने के लिए, और वो बाइट दे नहीं सकते थे 6 महीने तक, रिटायरमेंट तक। मोबाइल नंबर भी जो उनका सरकारी था वो जमा हो चुका था, मोबाइल नंबर भी नहीं था। तो हमने और मुकेश ने सबसे पहले उनका मोबाइल नंबर ढूंढा और वे हमें गुड़गांव में मिले, प्राइवेट मकान में। पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, नहीं करूँगा। हम लोग लगातार लगे रहे उनके साथ, अरे सर एक बार देख लो, आप हमारी पांडुलिपि देख लो, आप कुछ मत करना सर, कुछ गड़बड़ ना चला जाए। तो उन्होंने वक्त दिया, कह के ठीक है आपने पांडुलिपि। हम लोग पूरी किताब जब तैयार हो गई हमारी और मुकेश की, तो हम पांडुलिपि लेके गुड़गांव गए। उन्होंने पूरा उसको देखा, और उनके पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। जाहिर सी बात है कि हमने सोर्सेस के हवाले से लिखी थी, और वह व्यक्ति जिसने खुद संचालन किया था वो मौजूद थे। फिर से स्क्रिप्ट लिखी गई और उसकी प्रस्तावना लिखने को तैयार हुआ। ये वजह थी किताब लिखने की। इस किताब में क्या खास है? इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं। अखबारों में, मीडिया में उसमें बहुत सारी खबरें आईं, कुछ कल्पनाओं के आधार पर भी आईं। इतने विमान गए, इतने फाइटर प्लेन गए, वहाँ गए, उसमें कहीं पर भी एकरूपता नहीं थी। लेकिन हमारी किताब में है। सबसे दिलचस्प था कि जिस रात ऑपरेशन करना था 25-26 फरवरी की दरमियानी रात में 3:28 पर जो है, उसी रात उनका विदाई समारोह था आकाश मैस में। उसी रात उनका बर्थडे भी था। अब आप सोचिए 3 चीजें एकाकार थीं। बर्थडे मनाना नहीं था, पत्नी को भी नहीं बताना था कि वो किस काम में लगे हुए हैं, सारी चीजें गोपनीय थी। आकाश में इसकी पार्टी में जहां सारे ऑफिसर्स थे जो पैमाना छलका रहे थे, उन्हें पैमाना भी नहीं लेना था, लेकिन ये भी नहीं बताना था कि वो पैमाना क्यों नहीं ले रहे हैं, बात फैल सकती थी। एक बार तो ये भी आया था कि ये पार्टी कैंसिल कर दी जाए, लेकिन फिर इस चीज़ को नकार दिया गया
क्योंकि ये शक हो सकता था हमारे पड़ोसी देश को कि इनकी पार्टी क्यों कैंसिल की गई है। बहुत सारी चीज़ें इस किताब में, मैं सारा खुलासा कर दूंगा तो इसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। चांदनी रात में ही क्यों पेनिट्रेशन किया गया, 3:28 पर ही क्यों किया गया, प्रधानमंत्री ने CCS से कम पास कराया इस मामले को, कौन कौन लोग थे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूरी रात जब ये ऑपरेशन चल रहा था, डोभाल जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, एयर चीफ मार्शल थे, हरि कुमार थे, बाकी जो लोग ऑपरेशन में थे, अलग अलग हवाई अड्डों से जहाज़ उड़ने वाले थे। इस ऑपरेशन में एक क्षण ऐसा भी आया कि लगा कि उनके जहाज़ चेज़ कर रहे हैं, चेज़ करेंगे, उनको धोखा देने के लिए हमारे जहाज़ दूसरे दिशा में उड़े और उनको लेकर दूसरी दिशा में चले गए। बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब में। मुझे लगता है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं मंच से इजाज़त लूँगा कि दुष्यंत कुमार का शेर मुझे बहुत पसंद है, अगर मंच इजाज़त दे तो उसको, हालांकि इस फंक्शन से उस शेर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगे तो ताली बजा लीजिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए, पर आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। सचमुच आप दोनों ने यह पुस्तक लिखकर जो एक द्वंद्व समाज में था, क्या हुआ, कैसे हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न करने वालों को आपने एक बहुत सुसम्मत उत्तर दिया है और प्रमाण के साथ सब बातें लिखी हैं, इसलिए उसकी विश्वसनीयता पर भी कोई संकट नहीं है। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूँ, कृपया दोनों पुस्तकों भारत चीन LAC टकराव और IAF स्ट्राइक्स एट 0328 आवर्स का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। आपका हार्दिक आभार सर। एक फ़ोटो ले लो भैया, फ़ोटो ले लो, फ़ोटो लीजिए। कितनी देर में आ रहा है? फ़ोन करो, कितने देर में आ रहा है?
मैं सम्मानित मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं इस लोकार्पण के लिए। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने पूरे 2 वर्ष तक वायुसेना अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व संभाला और इस काल में उन्होंने वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। वे स्वयं 4000 से अधिक घंटों की फ्लाइंग कर चुके हैं। वे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल से विभूषित हैं। अपनी अप्रतिम प्रतिभा और ऊर्जा से उन्होंने भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। उन्होंने ही भारतीय वायुसेना की 101 स्क्वाड्रन में राफेल को सम्मिलित किया। उनका सफल और सार्थक करियर हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनसे बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूं, कृपया वे आएँ, अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया साहब। जनरल नरावने, मिस्टर मुकेश कौशिक, संजय सिंह, प्रभात, firstly thank you for inviting us, all the Mahanuvs present here, ladies and gentlemen, नमस्कार। मुकेश जी ने बताया कि जब उन्होंने इनवाइट किया तो उन्होंने प्रेस किया कि नहीं आपको ज़रूर आना है, एंड मैंने भी बहुत जल्दी ही ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस किताब को जब आप करेंगे रिलीज़ तो ज़रूर आएंगे। एंड मेरा पर्पस प्राइमरली ये था, मैंने ये दोनों किताबें नहीं पढ़ी, पर मेरा पर्पस ये था कि मेरी अपनी रुचि किताबों की तरफ बहुत है, एंड करंट जनरेशन में किताबों को पढ़ने का जो जितना होना चाहिए वो बहुत कम होता जा रहा है। तो विद इन सर्विसेज ये हमारी एक ड्राइव रही है कि किताबों को पढ़ना चाहिए, एंड उसी हिसाब से जो किताब लिखने वाले हैं, जो किताब लिखते हैं, उनको प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये मेरा पहला मकसद था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ये एनालाइज करें, एंड पर्टिकुलरली सिक्योरिटी इशू, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। दूसरा पर्पस ये था, जब मैंने इसके टॉपिक देखे तो बहुत इंटरेस्टिंग थे, ऑब्वियसली बहुत कॉन्टेम्प्रेरी थे, हमारे समय के थे। बोथ नरावने एंड मेरे समय में काफ़ी कुछ हुआ, तो ये बड़ी इच्छा हुई कि आके देखा जाए कि किताब में क्या लिखा है। LAC का तो डिप्लॉयमेंट्स एंड काफ़ी एक्शन अभी भी चल रहा है, एंड उसमें काफ़ी कुछ पता है, काफ़ी कुछ पब्लिक डोमेन में आया है। बालाकोट का संजय सिंह ने जिक्र किया, एंड पर्टिकुलरली वो क्योंकि एक मिशन था तो उसके बारे में तो मेरी इच्छा और भी बढ़ी कि ज़रूर देखना चाहिए क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या हुआ। वो तो पब्लिक डोमेन में बहुत अच्छी तरह से है, बट कैसे हुआ ये मैं अभी पढ़ने वाला हूँ किताब में। एंड संजय सिंह ने बताया कि वो किस किस से मिले और सब कुछ फैक्ट्स जाहिर किए। हमारा यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है संजय से कि मेरी ये दृढ़ निश्चय है कि कैसे हुआ इस किताब में पूरा 100% से कितनी दूर है, जितना दूर है उतना अच्छा है। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपके एफर्ट्स को, एंड ये बट मेरी अपनी तमन्ना है कि वो कैसे हुआ उसमें गैप्स होने चाहिए। सो इसलिए मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस किताब में, दोनों किताबों में, बट इसमें पर्टिकुलरली मैं देखूंगा कि आपने काफ़ी कुछ गैप्स छोड़े होंगे होपफुली।
बट ज़रूरी बात यह है कि इन किताबों को कैप्चर करना, क्यों ये सिचुएशन आई, क्या हुआ, ओवरऑल एज ए नेशन इस बात को रिकॉर्ड करना एंड देयर आफ्टर आने वाली जनरेशन से इसको पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। एंड मेरी, आप सब जो यहाँ बैठे हैं वो तो ऑब्वियसली ज़रूर पढ़ेंगे एंड मैं दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये किताब पढ़ें। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि हमारे एयरफोर्स में इन चीज़ों को और प्रोत्साहन दिया जाए, पढ़ा जाए। तो मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। आपने ठीक कहा कि ऑपरेशन होने में और पुस्तक में लिखे उसके वृत्तांत में गैप होने ही आवश्यक ही है सर। उसमें उतना ही दिया गया है जितना दिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा है। वे भारतीय थल सेना के 27वें थल सेनाध्यक्ष बने। अपने शानदार करियर में उन्होंने अनेक उच्च पदों पर रहकर भारतीय सेना की शक्ति और ऊर्जा को गति दी। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने अनेक महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को निर्णायक परिणति दी। वे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल तथा विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हैं। उनका प्रेरक उद्बोधन भारतीय सैन्य बलों के प्रति हमारे सम्मान और श्रद्धा को और विकसित करेगा। मैं बहुत आदर से आग्रह करता हूँ आदरणीय जनरल साहब को। चीफ मार्शल भदौरिया, लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन इन एब्सेंशिया, क्योंकि वो जैसे बताया गया आपको कि वो कोविड से डाउन है। दोनों लेखक श्री मुकेश कौशिक और संजय सिंह, डिग्निटरीज ऑन द डायस, all the esteemed guests, ladies and gentlemen. It is a great honor for both the Air Chief and myself to be releasing these two books today, one on the Army and one on the Air Force, which only goes to show the level of jointmanship and coordination that exists between the two services in thought and in action. जो LAC टकराव के बारे में जो किताब लिखी गई है उसके ऊपर जनरल नरसिम्हन ने फॉरवर्ड में काफ़ी विवरण किया है। कुछ चीज़ें मुकेश जी ने भी आपको बताई है। इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर कोई वो किताब पढ़ेगा नहीं। और अभी इंट्रोडक्शन के दौरान चीफ मार्शल भदौरिया के बारे में जब बता रहे थे कि उन्होंने 4000 घंटे से ज़्यादा भी उड़ान भरी है, तब मैं सोच रहा था कि शायद मैंने 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चला हुआ होऊंगा। पूरे इंडिया में अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो डेजर्ट्स हो या पहाड़ी हो, जंगल हो, नॉर्थ ईस्ट के या हाई एल्टीट्यूड के, तो यही फ़र्क है आर्मी और एयरफोर्स में। लेकिन जो घटनाएं घड़ी हैं उसके बारे में अगर मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा तो वो ये है कि जो भी कार्रवाई की गई दैट वाज अ होल ऑफ नेशन एफर्ट। ये नहीं कि सिर्फ आर्मी का था या आर्म्ड फोर्सेस का था। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम तीनों इसमें उतने ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस लेकिन पूरा गवर्नमेंट इसमें, जैसे कह रहा हूँ, होल ऑफ नेशन एफर्ट, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो या डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या मिलिट्री लेवल पर हो। और यही तरीका होना चाहिए आगे जाके भी कि जो भी हम कार्रवाई करें वो एक साथ मिलकर करें। दूसरी बात ये कि तीनों सेनाओं के बीच, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में
जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। और मैं कई बार अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बात बता चुका हूँ कि जब ये तनाव चल रहा था तो रोज़ सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में तीनों चीफ मिलते थे, ये देखने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई है और आगे जाके क्या हमने करना चाहिए कोऑर्डिनेटेड मैनर में। और रोज़ाना ये कार्रवाई हो रही थी। और जो एक्शन आर्मी ने लिया है जब ये तनाव था वह नहीं हो पाता अगर एयरफोर्स हमारा पूरा साथ नहीं देता, इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। और तीसरी बात तो यही है कि जो भी हम कार्रवाई करते हैं वो मुमकिन नहीं होगा अगर हमारे जवान अच्छे ना हो। और पूरा श्रेय जो है हमारे जवानों को जाता है, जिन्होंने ये जो भी ऑर्डर्स उनको मिले, जो भी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, वो उन्होंने किया। इतने बड़े ऊंचाइयों पर पूरे सर्दियों के समय में उन्होंने अपना मोर्चा जो है पकड़ के मजबूत रखा। और यही वजह है कि हम ये कामयाबी हासिल कर पाए। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन तरीके के जो एक्शंस है इसके बारे में लिखा जाए, क्योंकि जो कार्रवाई हम करते हैं और जब हम ग्राउंड पर होते हैं तब तो वहाँ कोई पत्रकार नहीं होता, तब वहाँ कोई टीवी कैमरा नहीं होता। जो भी ये शौर्य की कार्रवाई होती है जो जवान करते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं होता। तो ये मिलिट्री हिस्टोरियंस जैसे मुकेश जी हैं, संजय सिंह हैं, ये उनकी कहानी जो है आप तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए हमें ये खुशी हो रही है कि हम यहाँ आ पाए और ये बुक दोनों की किताबें जो है हम रिलीज़ कर पाएँ, ताकि हमारे ये जवानों की जो कहानी है वो पूरे भारत में फैल सके, युवाओं तक पहुंच सके कि यही है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मैं इंडियन आर्मी नहीं कहूँगा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और जो जैसे हम कहते हैं मैन बिहाइंड द गन, तो मैन बिहाइंड द गन वही है हमारे जवान जो हमारी ताकत है। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने अपने बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन में हमारे सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य को रेखांकित किया। हम आपके आभारी हैं। ये दोनों पुस्तकें आज विशेष मूल्य पर बाहर उपलब्ध हैं। आप में से जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। आप सभी महानुभावों का यहाँ आने और इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए हम हृदय से आभारी हैं। यह भारतीय सैन्य बलों के प्रति आपके सम्मान को प्रकट करता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अंतर्मन से आभारी हूँ आदरणीय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी का, जिन्होंने पुस्तकों का लोकार्पण करने की स्वीकृति प्रदान की। हम आभारी हैं सर आपके, आप हमारे लिए आदर्श हैं। एयर चीफ मार्शल राकेश भतौरिया जी का हृदय से आभार, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर आपने हम सबको प्रेरणा दी, हम अनुग्रहित हैं। श्री मुकेश कौशिक जी और संजय सिंह जी का हृदय से आभार कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखा और प्रकाशन करने के लिए हमको ये पुस्तकें दी। धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जैसा सर ने बताया, ये शौर्य गाथाएँ हमारे समाज में प्रचारित होनी चाहिए, चर्चित होनी चाहिए, ताकि हमारे भावी पीढ़ी को मालूम पड़े कितने शूरवीर हमारे यहाँ पे हुए हैं, जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं आभारी हूँ आप सब अभ्यागतों का, जो इस कार्यक्रम में यहाँ आए, हमें आपने प्रोत्साहन दिया। हम आपके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था दी। मीडिया के बंधुओं का आभार, आप आए, आपका आना हमारे लिए संबल देता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रस्तुत करेंगे श्री राजेंद्र जी, और उसके बाद बाहर जलपान की व्यवस्था है। आप सबसे आग्रह है, कृपया जलपान करने के बाद ही आप लोग यहाँ से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजै धृत खर कारवाले अबला के नो माए तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्राणधारिणीं कमला कमलदलविहारिणीं वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।